Hello everyone, I Rahul Kashyap welcome you all to an amazing platform of Adhyalay and I'll be teaching you physics and rolling motion, right? तो अगर आपने लास्ट क्लासेस नहीं देखे हैं रोलिंग मोशन के तो मेक श्योर दैट यू गो थ्रू दोज लेक्चर्स सो दैट यू अंडरस्टैंड द थिंग्स इन कंटिन्यूटी। तो लास्ट क्लास में हमने एक क्वेश्चन रेज किया था अंडर द टॉपिक रोल ऑफ फ्रिक्शन इन रोलिंग एंड दैट क्वेश्चन इटसेल्फ हैज अ लॉट ऑफ कॉन्सेप्ट्स टू अंडरस्टैंड। तो ये क्वेश्चन आपको कोई भी स्टैंडर्ड बुक, अच्छी बुक्स, एचसी वर्मा, रश्निक हेलिडे, आईई इरोडोव, आपको सब में मिल जाएंगे। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को कॉन्सेप्चुअली समझते हैं, भले ही ज्यादा टाइम लग जाए। दिस क्वेश्चन विल हेल्प यू अ लॉट इन बिल्डिंग अ स्ट्रॉन्ग कॉन्सेप्ट ऑफ रोलिंग। ठीक है, तो क्वेश्चन ये था कि हमारे पास एक सॉलिड स्फीयर है। यू कैन सी द स्फीयर। आई जस्ट शेयर द स्क्रीन विथ यू गाइस, जस्ट वेट अ सेकेंड। So let us see what is the question. So this is the question, students. We have a solid sphere which is lying on the ground and we provided it a rotational motion in form of angular velocity omega about its center of mass. मतलब हमने एक बॉल को ओमेगा स्पीड से घुमाकर जमीन पर रख दिया है। In the last class you observed that after some time इस बॉल के पास खुद ब खुद एक लीनियर वेलोसिटी आ जाएगी सेंटर ऑफ मास के पास and after some time the ball will achieve pure rolling. मतलब स्लिपिंग विल सीज टू एक्ट, स्लिपिंग खत्म हो जाएगा, राइट? तो क्वेश्चन क्या है आप देखो, फाइंड आउट द टाइम आफ्टर विच द स्लिपिंग सीजेस टू एक्ट assuming that this situation when the ball was kept on the ground corresponds to t equal to 0। तो चलो इसे करते हैं। तो भाई इसको सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हमें एक प्रॉपर फ्री बॉडी डायग्राम बनाना है। ठीक है, तो अभी स्फीयर से आप पूछो कि स्फीयर की टेंडेंसी स्लिपिंग की किधर है, तो बॉटम मोस्ट पॉइंट के पास आप देख सकते हो कि पीछे की तरफ आर ओमेगा वेलोसिटी है, राइट? Due to this r omega velocity, this bottommost point will have a tendency to slip in backward direction in this direction, and you know friction opposes the tendency of slipping। तो भाई फ्रिक्शन किधर लगेगा? फ्रिक्शन आगे की तरफ लगेगा कुछ इस तरह से। as you can see here, this will be the direction of friction। इस स्फीयर का मास m है और रेडियस r है and it's a solid sphere। ठीक है, अब ये फ्रिक्शन क्या क्या काम करेगा हम देखते हैं। पहला काम तो दिस फ्रिक्शन विल प्रोवाइड अ लीनियर एक्सेलरेशन टू द स्फीयर एंड दैट लीनियर एक्सेलरेशन कैन बी रिटन एज नेट फोर्स डिवाइडेड बाय मास ऑफ द स्फीयर। पहला काम खत्म। दूसरा काम इस स्फीयर का, ये स्फीयर एक दूसरा काम इस फ्रिक्शनल फोर्स का, दिस फ्रिक्शनल फोर्स इज जनरेटिंग अ टॉर्क अबाउट द सेंटर ऑफ मास एंड टॉर्क कितना होता है स्टूडेंट्स? Force multiplied by perpendicular distance। Can you see perpendicular distance is equal to radius, है ना? तो एक टॉर्क जनरेट होगा, उस टॉर्क के कारण एक अल्फा जनरेट होगा और इस अल्फा की टेंडेंसी होगी स्फीयर को एंटी क्लॉकवाइज घुमाने की, राइट? और स्फीयर की ऑलरेडी प्रेजेंट वेलोसिटी थी क्लॉकवाइज। मतलब जैसे जैसे टाइम बीतेगा ओमेगा विल रिड्यूस, ओमेगा विल डिक्रीज विद टाइम। क्यों? क्योंकि फ्रिक्शन के कारण एक ऐसा अल्फा प्रोड्यूस हुआ है जो अल्फा इस स्फीयर को एंटी क्लॉकवाइज सेंस में घुमाने की ताकत रखता है और इस स्फीयर के पास पहले से वेलोसिटी थी क्लॉकवाइज। आपको मालूम है जब भी वेलोसिटी और एक्सेलरेशन एंटी पैरेलल होते हैं बॉडी डेसिलरेट्स, राइट? तो हमें एक बात तो पता चल चुका है यहाँ से कि टाइम के साथ ओमेगा डिक्रीज होगा। अब दूसरी बात यहाँ से पता चलेगा स्टूडेंट्स, आप देखो व्हाट वाज द इनिशियल, इस सिचुएशन में वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास कितना था? ऑब्वियसली 0 बिकॉज इट वाज परफॉर्मिंग अ प्योरली रोटेशनल मोशन, है ना? तो आपके पास एक फॉरवर्ड एक्सीलरेशन है F अपॉन m, तो इट्स क्वाइट ऑब्वियस कि इसके सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी टाइम के साथ क्या होगी? इंक्रीज होगी। अब आप सोचो कंडीशन ऑफ प्योर रोलिंग क्या होता था? VCM इक्वल टू आर ओमेगा। अभी स्टार्टिंग में VCM था 0 और ओमेगा था मैक्सिमम। इस मैक्सिमम ओमेगा को हम स्टार्टिंग ओमेगा को ओमेगा नॉट मान लेते हैं। ठीक है, जैसे जैसे टाइम बढ़ रहा है दिस VCM इज गोइंग टू इंक्रीज एंड ओमेगा इज गोइंग टू डिक्रीज। एक ऐसा टाइम जरूर आएगा जब ये कंडीशन सेटिस्फाई होगी, VCM विल बी एग्जैक्टली इक्वल टू आर ओमेगा। उस पॉइंट के बाद स्लिपिंग खत्म, फ्रिक्शन का काम खत्म, फ्रिक्शन गेम से बाहर, राइट? तो हमें वही टाइम निकालना है। तो मान लेते हैं कि लेट अस से दैट आफ्टर टी टाइम, लेट आफ्टर टी टाइम स्लिपिंग
ceases to act, स्लिपिंग खत्म हो जाएगा, राइट, मतलब प्योर रोलिंग स्टार्ट हो जाएगी, ठीक है। तो टी टाइम बाद इस बॉल की जो सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी है और एंगुलर वेलोसिटी वो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करने चाहिए। तो टी टाइम के बाद हम बॉल की लीनियर स्पीड कैसे लिख सकते हैं स्टूडेंट्स, आप ध्यान से देखना। क्या v इक्वल टू यू प्लस एटी लगा सकता हूँ? बिल्कुल लगा सकता हूँ। क्यों लगा सकता हूँ? क्योंकि एक्सिलरेशन which was f upon m is a constant over here, right? Frictional force will be constant and mass is constant. That is why we can use the equation of constant accelerations. ठीक है। तो टी टाइम बाद लीनियर वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी कितना था स्टूडेंट्स? इनिशियल वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास वाज 0, हियर इट इज रिटन। तो 0 प्लस a इज f by m इंटू टी, ठीक है। अब यहाँ पे हम फ्रिक्शन को म्यू इंटू एन लिख सकते हैं और एन को फर्दर mg लिख सकते हैं। तो यहाँ से हमारा एक्सिलरेशन कितना आ जाएगा? म्यू mg डिवाइडेड बाय m which will give us mu into g. So let us substitute it over here. So we would get mu g t upon m. So ये हमारा इक्वेशन नंबर 1 हो गया स्टूडेंट्स, ठीक है। दिस इज माय इक्वेशन नंबर 1. आई जस्ट राइट इट ओवर हियर, थोड़ा स्पेस लेकर लिखता हूँ। v इक्वल टू म्यू जी टी अपॉन m. दिस इज माय इक्वेशन 1. अब हम आते हैं रोटेशनल मोशन पे। क्या हम रोटेशनल मोशन में ये इक्वेशन लगा सकते हैं? ओमेगा इक्वल टू ओमेगा फाइनल इक्वल टू ओमेगा इनिशियल प्लस अल्फा टी। यस, ये भी इक्वेशन ऑफ कांस्टेंट एक्सीलरेशन है इन रोटेशनल फॉर्म। बट हमें अल्फा चाहिए ना स्टूडेंट्स। अल्फा क्या होता है? नेट टॉर्क डिवाइडेड बाय मोमेंट ऑफ इनर्शिया। तो भाई यहाँ पे कैलकुलेट कर लेते हैं जल्दी से। नेट टॉर्क कितना है? Torque is force into perpendicular distance. Only force is friction. Perpendicular distance is radius. तो friction into radius. तो friction की वैल्यू लिख देता हूं मैं, mu mg into radius divided by moment of inertia. एक solid sphere का moment of inertia about center of mass होता है 2/5 mr square, right? तो यहाँ से mm gets cancelled, r gets cancelled. Alpha is 5. Sorry, mm gets cancelled, mu cancel नहीं होगा है, mu is still there, right? Mu won't get cancelled. So 5 mu g divided by 2r. This is my alpha. अच्छा, इनिशियल एंगुलर वेलोसिटी कितनी थी स्टूडेंट्स? इट वाज ओमेगा नॉट, राइट? तो ओमेगा आफ्टर टाइम टी, जो कि ये है ओमेगा फाइनल, इक्वल टू ओमेगा नॉट प्लस या माइनस, यहाँ पे हम माइनस साइन का यूज करेंगे। क्यों यूज करेंगे माइनस साइन का? बिकॉज ये अल्फा ऐसे डायरेक्शन में है विच विल ट्राई टू रिड्यूस द वेलोसिटी, एंगुलर वेलोसिटी एज द टाइम इंक्रीजेस, है ना? अभी हमने डिस्कस किया था यहाँ पे ओमेगा इज डिक्रीजिंग विद टाइम, दैट मींस इट्स अ रिटार्डेड मोशन, राइट? डेसिलरेटेड मोशन, मतलब अल्फा को नेगेटिव लेना पड़ेगा इनटू टी। डन। नाउ दिस इज माय इक्वेशन 2. अब हमें क्या करनी है? ये टी टाइम पे एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा हमारे पास है, टी टाइम पे लीनियर वेलोसिटी v हमारे पास है। अब टी टाइम हमने वो टाइम अज्यूम किया था जब प्योर रोलिंग अचीव हो जाए। इसका मतलब इस टी टाइम पर ये इन दोनों ही वेलोसिटीज में ये रिलेशनशिप सेटिस्फाई होना चाहिए, बस। तो v कितना आया यहाँ से लिख लेते हैं, म्यू जी टी अपॉन एम. म्यू जी टी अपॉन एम इज इक्वल टू आर टाइम्स ओमेगा। ओमेगा कितना है स्टूडेंट्स टाइम टी पर? ओमेगा नॉट माइनस 5 म्यू जी बाय 2r इंटू टी। तो ये हमारा फाइनल एक्सप्रेशन आया। आफ्टर सॉल्विंग दिस एक्सप्रेशन we will get the value, desired value of time. ठीक है? The final answer is not important. What is important to understand here is that you should know exactly how to find the time after which pure rolling gets achieved. I hope this particular concept is very much clear to you. We will soon meet in the next class and we will check out other concepts related to this particular very interesting topic, rolling. Thank you so much. Do like and subscribe if you understood the concepts and share it with your friends. Bye bye guys. Take care.